दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 6 अगस्त 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। ईरान वॉर में मिसाइलें खत्म होने पर डोनाल्ड ट्रंप और पेंटागन आपस में भिड़े। ईरान के दांव से आखिरी फेज में पहुंच गई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डील। ईरान ने दी अरब मुल्कों को सजा देने की सीधी और बड़ी धमकी। हूथियों ने एक बार फिर कर दिया सऊदी अरब का बड़ा नुकसान। मस्जिद अल अक्सा पर अरब और मुस्लिम मुल्कों का बड़ा कदम। शुरुआत करते हैं शो की। अमेरिका की मिसाइलों का जखीरा खत्म होने की रिपोर्ट्स पर बवाल इतना बढ़ गया कि अब डोनाल्ड ट्रंप और उनके डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ के बीच, यानी जो पेंटागन में बैठते हैं, उनके बीच इस मामले को लेकर टकराव की खबरें सामने आ रही हैं। हेडलाइंस यही कह रही हैं 6 अगस्त को। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के साथ जंग के दौरान हथियारों की कमी की रिपोर्ट्स आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पीट हेग्सेथ से सख्त जवाब तलब किया, जिसके बाद पेंटागन में हथियारों के घटते ज़ख़ीरे को लेकर इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई। दोस्तों, इससे कुछ देर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका के पास हथियारों और गोला बारूद का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है और उन्होंने मिसाइलों की कमी वाली रिपोर्ट्स को गलत करार दिया था। लेकिन अब इमरजेंसी मीटिंग और ट्रंप हेग्सेथ की बातचीत की रिपोर्ट्स या बातचीत बिगड़ने की रिपोर्ट्स ने इस पूरे मामले पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी एक तरफ व्हाइट हाउस कह रहा है कि अमेरिका के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ पेंटागन के अंदर उसी मुद्दे पर इमरजेंसी मीटिंग होने की खबरें सामने आ रही हैं। यानी कुछ तो बड़ी गड़बड़ चल रही है अमेरिका के अंदर। मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ और आप कहेंगे नहीं, लड़का हमारा बिल्कुल सही है, तंदुरुस्त है, और फिर उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है, यानी उसकी हेल्थ को कुछ इश्यूज हैं सीरियस। इट मीन्स कि अमेरिका की लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की शॉर्टेज पड़ चुकी है, जो सबसे पहले परसों हमने आपको रिपोर्ट दी थी, शाम में, आपको याद होगा। बहुत से लोगों ने कहा मजाक उड़ाया, हथियार ख़त्म हो गए अमेरिका के पास। देखिए बवाल मचा हुआ पेंटागन और व्हाइट हाउस में उसी एक रिपोर्ट पर। प्रॉब्लम यह है कि हम पहले रिपोर्ट देते हैं तो लोगों को लगता है ये तो कहीं छपी नहीं, गलत है। असल में बड़ा नुकसान हो गया ईरान जंग में अमेरिका को, और डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने ये तस्लीम नहीं करना चाहते। और पता है उन्होंने क्या कहा है? कि ये खबरें झूठ हैं, उनके डायलॉग से नहीं है, ये बकवास है, ये झूठ है, और ये खबर लीक करने वाले को बहुत सख्त सजा देंगे। अगर खबर झूठ है तो लीक का क्या मतलब? ये लीक लफ्ज क्यों है? लीक तो सच्ची चीज होती है ना, झूठ लीक नहीं होता, फैलाया जाता है, स्प्रेड बोलना था। डोनाल्ड ट्रंप यहीं फंस गए। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने को लेकर ईरान और ओमान के बीच बातचीत अब आखिरी फेज में पहुंचती दिखाई दे रही है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि सिर्फ एक समझौते से हॉर्मुज पूरी तरह महफूज नहीं हो जाएगा। ईरान के दांव से ये बातचीत आखिरी फेज में तो पहुंच गई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और ओमान पिछले 2 महीने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल जहाज़ों के लिए एक नया महफूज समुद्री रास्ता तय करने पर बातचीत कर रहे थे 2 महीने से, और अब दोनों मुल्क उस रास्ते की लोकेशन पर इत्तेफाक के करीब पहुंच चुके हैं। ईरान कुछ ज़्यादा शर्तें थोप रहा था, शायद ओमान नहीं मान रहा होगा। जब ईरान माना तो ओमान भी मान गया। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बाक़ई ने ये कहा है कि अगर कोई तीसरा मुल्क इस अमल में रुकावट नहीं डालता तो दोनों मुल्क बहुत जल्द एक मुश्तरका बयान भी जारी कर सकते हैं। दोस्तों, ईरान का कहना है कि इस समझौते में सिर्फ रास्ता तय किया जा रहा है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी पूरी तरह से महफूज हो गया है। बाक़ई ने साफ कहा कि हॉर्मुज में ख़तरा आज भी मौजूद है, क्योंकि अमरीकी वॉरशिप्स की मौजूदगी, ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी और अमेरिका इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयाँ अब भी जारी हैं। ये समझौता सिर्फ ईरान ओमान के बीच हो रहा है कि आगे जहाज़ किधर से गुजरेंगे, किधर से निकलेंगे, किधर से लौटेंगे। दोस्तों, याद रहे डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज बहुत जल्द खुल जाएगा, लेकिन ईरान का कहना है कि असल मसला सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि पूरे रीजन की सिक्योरिटी है। यानी डील अपनी जगह आगे बढ़ रही है, लेकिन ईरान साफ कह रहा है कि जब तक उसकी सिक्योरिटी से जुड़ी फिक्रें दूर नहीं होती, तब तक हॉर्मुज को पूरी तरह महफूज नहीं माना जा सकता। और जबकि हमने आपको कल बताया तो, और अमेरिका अब भी कह रहा है, अमेरिका के जो स्कॉट बेसेंट आई थिंक ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, यानी वित्त मंत्री उनके, वो तो कह रहे थे अगले 24 से 36 घंटों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा।
اور ہمیں لگ رہا تھا کہ کل وہ اعلان ہوگا، لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ اس بات چیت میں امریکہ شامل ہی نہیں ہے، ہم تو عمان سے بات کر رہے ہیں۔ عمان سے بات کر کے جو ایران طے کرے گا میں لکھ کے دے سکتا ہوں، اسے ضروری تھوڑی نہ کہ کوئی سب مان لیں گے، وہ دونوں مان لیں الگ بات ہے، دوسرے ملک کیوں مانیں گے؟ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ دوسرے ملک اپنی ایک سوچ سے چل رہے ہیں۔ اب مان لیجئے برابر میں ہمارے کوئی ملک فیصلہ کر لے کہ تم یہ کرو گے، تم یہ کرو گے، تم نہیں۔ ہاں، یہ اگر امریکہ اور UN طے کرے گا تو یہ مان لیں گے۔ کہتے ہیں نا وہ ایک مضبوط کوئی بیٹھ جائے پنچایت میں تو اس کی بات مانی جاتی ہے، کیونکہ پھر وہ سب کے فائدے کی بات کرتا ہے۔ ابھی نو ڈاؤٹ ایران اپنے ہی فائدے کی بات کر رہا ہے، اور ایران کا ماننا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز پر اس کا حق ہے، جبکہ دنیا، UN، امریکہ اور عرب ملک اسے انٹرنیشنل واٹرز کہتے ہیں۔ آپ بھی اسے نہیں مانتے ہوں گے، آپ میں سے زیادہ تر، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو جیسی چلی آ رہی ہیں اسے ویسے ہی چلانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر بھی جنگ کے بعد چیزیں چینج ہوتی ہیں اور ایران وہی چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بڑھتے آگے، ایران ایک طرف بات چیت کے ذریعے جنگ روکنے کی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی عرب ملکوں پر پہلے کبھی نہ کیے گئے حملے کرنے کی دھمکی بھی دے رہا ہے۔ 6 اگست کی صبح آئی ایک بڑی خبر کے مطابق ایران نے تمام عرب ملکوں کو سیدھی اور بڑی وارننگ دے ڈالی ہے۔ ایران نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر امریکہ نے اس کے اوپر اب پھر سے بڑے حملے کیے تو اس بار جواب صرف امریکی اڈوں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ پورے گلف ریجن میں موجود اہم آئل اور گیس فیسلٹیز بھی نشانے پر ہوں گی۔ یعنی عرب کے شیخوں کے، عرب کے حکمرانوں کی جو اپنی پراپرٹیز ہیں، یعنی گورنمنٹ کی جو پراپرٹیز ہیں، انہیں بھی ایران ہٹ کرنے کی دھمکی دے رہا، اور یہ بہت سیریس میٹر ہے۔ یعنی ایران عربوں کو سزا دینے کی بات کر رہا ہے۔ دوستو، یہ وارننگ ایسے وقت میں آئی ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ لگاتار ایران کے انفراسٹرکچر پر نئے حملوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اسی کے بعد ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی نے سعودی عرب، قطر، ترکی سمیت کئی اہم ملکوں کے لیڈر سے لگاتار بات چیت کی ہے۔ اراغچی نے صاف کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کے پاور پلانٹس، آئل ریفائنریز یا دوسرے اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تو ایران بھی پورے گلف میں موجود امریکی اڈوں اور انرجی انفراسٹرکچر کا جواب دے گا، جس میں وہاں کی حکومتوں کی پارٹنرشپ ہے امریکہ کے ساتھ۔ دوستو، اسی بات چیت کے دوران ایران نے عرب ملکوں سے یہ بھی کہا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ پر یہ پریشر ڈالیں تاکہ نئے حملے روک کر بات چیت کا راستہ اپنایا جائے۔ ایران بھی حملوں سے بچنا چاہ رہا ہے۔ خبر یہ ہے کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ حالات کو جنگ کی طرف لے جانے کے بجائے بات چیت اور سیز فائر کا راستہ اپنایا جائے۔ یعنی ایک طرف ایران عرب ملکوں کو کھلی وارننگ دے رہا ہے اور دوسری طرف انہی عرب ملکوں کے ذریعے امریکہ پر اپنی شرطوں کے مطابق سمجھوتا کروانے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ یہ پریشر ڈالنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ اب کوئی بھی جنگ کے ساتھ نہیں جی سکتا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ یہ دباؤ کامیاب ہوتا ہے یا مڈل ایسٹ ایک بار پھر نئی جنگ کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ بات میں 6 اگست کو کہہ رہا ہوں، جس وقت بات چیت کے ذریعے معاملہ سلجھانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا بات چیت کے پردے کے پیچھے ہمیشہ توپ، نگاڑے، تلواریں، بندوقیں، برچھیاں سب تیار ہوتی ہیں۔ بات چیت کے خیمے جہاں لگے ہوتے ہیں، پیچھے فوجیں ہی تو کھڑی ہوتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یمن کی حوثیوں نے ایک بار پھر سعودی عرب کے تیل ڈھونے والے جہازوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، اور اب دنیا بھر میں تیل کی سپلائی پر اس کا بڑا اثر پڑ سکتا ہے۔ آپ کی، میری، سب کی جیب پر اس کا اثر پڑے گا۔ اسے مان لیجئے، کل میں ابھی بتاتا ہوں، پہلے خبر سن لیجیے۔ 6 اگست کی سحر میں آئی رپورٹس کے مطابق ایران سے حمایت حاصل یمن کی حوثی گروپ نے، انصار اللہ موومنٹ نے، کہا ہے کہ اس نے سعودی عرب کے 2 آئل ٹینکرز پر میزائلوں سے حملہ کیا۔ ان میں سے ایک جہاز ریڈ سی میں ژانبو بندرگاہ کے قریب نشانہ بنا، جس کا نام تھا وفا، جس کے بارے میں ہم نے کل رات ہی آپ کو وفا نامہ یعنی خبر سنائی تھی۔ جبکہ اس کے کچھ گھنٹے بعد دوسرا جہاز گلف آف عدن میں نشانہ بنایا گیا۔ یہ اس کی ہیڈ لائنز ہیں۔ حالانکہ سعودی عرب کی طرف سے اب تک ان حملوں کی کوئی آفیشیل تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ ادھر حوثیوں کے اسپوکس پرسن یحییٰ ساری نے حملوں کا دعویٰ تو کیا، لیکن یہ نہیں بتایا یہ کارروائی کی کب گئی۔ دوستو، پچھلے مہینے سعودی عرب کے جہازوں کے خلاف سمندری ناکے بندی کا اعلان کرنے کے بعد سے حوثی لگاتار ایسے حملوں کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور حملے کر بھی رہے ہیں۔ ہم نے تصویریں بھی دیکھی ہیں، سعودی عرب کے اندر بھی انہوں نے میزائلوں سے ٹارگٹس کو
हिट किया है। हुथियों की समुद्री नाकेबंदी अब सिर्फ सऊदी अरब तक महदूद नहीं रही, बल्कि अब पूरी दुनिया की तेल सप्लाई पर उसका असर साफ साफ दिखाई देने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन के हुथी ग्रुप ने 22 जुलाई को पिछले महीने सऊदी जहाज़ों के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का ऐलान किया था और उसके बाद से सऊदी अरब के कई तेल ढोने वाले जहाज़ों को निशाना बनाए जाने का दावा किया जा चुका है। दोस्तों, इस पूरी नाकेबंदी का सबसे अहम मरकज़ बाब अल मंदब है, जो समंदर का बेहद पतला सा रास्ता है, जो डमरू की तरह बीच में पकड़ने वाली जगह होती है और डमरू इधर उधर चौड़ा हो जाता है, उसे स्ट्रेट कहते हैं और इसी को जल डमरू मध्य कहते हैं हिंदी में। तो ये रास्ता बाब अल मंदब का 29 किलोमीटर चौड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब का करीब 66% तेल इसी रास्ते से गुजरता है, जबकि दुनिया की 10 से 12% समुद्री तिजारत भी इसी गुजरगाह से होती है और यहीं पर हुथी लगातार जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यहाँ खतरा और बढ़ा तो तेल ढोने वाले जहाज़ों को लंबा रास्ता अपनाना पड़ेगा, केप ऑफ गुड होप पूरा अफ्रीका घूम के। इससे सफ़र कई हफ्ते लंबा हो सकता है, माल देर से पहुँचेगा, ढुलाई का खर्च बढ़ेगा, दुनिया भर में तेल, गैस और दूसरी ज़रूरी चीज़ों की कीमतों पर सीधा असर पड़ेगा, वो महंगी होंगी, सैलरियाँ नहीं बढ़ेंगी लेकिन खर्चे बढ़ जाएंगे। बच्चे का दूध, घर की सब्ज़ी, दाल, आटा, तेल, सब। आटे से याद आया, यही तो बात मैं कहना चाह रहा था कि कुछ सामान हम लेने गए, मेरा ख्याल ईद के बाद हम डायरेक्ट गए, बाकी तो सब ऑनलाइन आ जाता है, निकलने की फुर्सत नहीं मिलती, ऑफिस में स्टूडियो में जाके बैठते हैं तो सब मुझे जानते ही हैं शुरुआत से ही, तो बड़ी फ्रैंकली बात होती है। तो मैंने कुछ सामान ख़रीदा, 5-5 हज़ार का हुआ। मैंने कहा यार कोई चीज़ सस्ती नहीं रही। तो कह रहा था आदिल भाई वो कितने किलो का आटा था कट्टा, मेरा ख्याल 10 ही किलो का होगा। कह रहा था पिछले महीने गालिबन 340 या 440 रुपए का था आशीर्वाद आटा का पैकेट। अब एक महीने में वो 440 से 540 का हो गया है, मतलब सीधा 100 रुपए बता रहा है बढ़ गए। अब ये तो आप ही बताएंगे, क्योंकि मैं या तो ज़्यादातर भाव नहीं पूछ पाता हूँ, इकट्ठा बता देता है या ऑनलाइन सब आ जाता है। 100 रुपए अगर आटे के कट्टे पे नहीं 10 किलो के पैकेट पे बढ़ रहे हैं तो वो खुला वाला आटा भी महंगा हुआ होगा। वो मज़दूरों की मजदूरी तो बढ़ी नहीं। इथेनॉल से हमारी कारों का क्या हाल हो रहा है। जिनके पास कार नहीं है वो कहेंगे जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठोकते रहें जहाज़ों को। जिनके पास है ना उनकी तो तकलीफ़ होनी चाहिए। आटा महंगा हो रहा है, जिनको वैसे ही मांग कर रोटी मैसर थी उनका क्या हाल होगा। खुद खाने वाले 3 की जगह 2 खा रहे होंगे, जिनके यहाँ बहुत टाइट हाथ है, हैंड टू माउथ है मामला। महंगाई अपने उरूज पर है। दाल, तेल, अभी देखिएगा क्या होगा। जिन्हें जंग में बहुत मज़ा आ रहा है, नहीं जंग चलती रहा, अबे तुमने जंग देखी नहीं है अभी, खाला बोल जाओगे। आगे बढ़ रहे हैं। मस्जिद अल अक्सा को बचाने के लिए मुस्लिम ममालिक अब होश में आते दिख रहे हैं। कितने होश में आए मैं खुद नहीं कह सकता। इसराइल के खिलाफ अब अरब और मुस्लिम मुल्क एक साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं और अब यरूशलेम और मस्जिद अल अक्सा की हिफाजत के लिए एक बड़ा फ़ैसला लिया गया है। यकीनन जिस तरीके से इसराइल वहाँ जुल्म करता है, जिस तरीके से वो वहाँ फोर्स भेजता है, उस मामले में ये जो किया है इन लोगों ने, ये भी एक बड़ा कदम है। 5 अगस्त की रात जॉर्डन में हुई एक अहम मीटिंग में अरब और मुस्लिम मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने मिलकर ऐलान किया कि अब इसराइल की हर हरकत का रिकॉर्ड रखा जाएगा और उसे पूरी दुनिया के सामने लाया जाएगा, यानी इसराइल को नंगा किया जाएगा कि वो कब्ज़े वाले इलाकों में क्या कर रहा है। दोस्तों, इस मीटिंग में सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया समेत कई मुस्लिम मुल्कों के नुमाइंदे शामिल हुए। मीटिंग के बाद जारी एक मुश्तरका बयान में, एक जॉइंट बयान में कहा गया कि यरूशलेम के अंदर इसराइल की तरफ से इस्लाम और ईसाइयत के मुक़द्दस मकामात पर की जा रही खिलाफ वर्जी को दर्ज करने और दुनिया तक उसे पहुँचाने के लिए एक मुकम्मल मैकेनिज़्म बनाया जाएगा। इसके तहत एक ख़ास मीडिया प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जाएगा जो मस्जिद अल अक्सा और दूसरे मुक़द्दस मकामात पर होने वाली हर कार्रवाई की जानकारी इंटरनेशनल इदारों और दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाएगा। मुश्तरका बयान में कहा गया कि यरूशलेम की अरब, इस्लामी और ईसाई पहचान को बदलने की इसराइली कोशिशें गैर कानूनी हैं और अगर इन्हें नहीं रोका गया
तो पूरे रीजन ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मजहबी टकराव का ख़तरा पैदा हो सकता है। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है कि यरूशलेम की हिफाजत और उसके मुक़द्दस मकामात का तहफ़्फ़ुज़ किसी भी अमन समझौते की बुनियादी शर्त है। असल में ये लोग डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते। 2-3 बार लड़के देख गए, कभी 6 डे वॉर चली, कभी क्या हुआ, हर बार ये हार गए। हज़ारों फ़ौजी मरवाए, टैंक्स, फाइटर जेट्स तबाह करवाए। अरब ममालिक ने ही जंग लड़ी है शुरुआत में फ़लस्तीन के लिए, और किसी ने नहीं। तो जो फ़ौज भेज के जंग लड़ी जाती है और नतीजा सिफर रहा। अब वो कोशिशें भी नहीं होती कि अब वो बात ना रही। अब ये डायरेक्ट तो वहाँ कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करें। असल में ये रिकॉर्ड जो करवाना है ये असल में ईसाइयों को दिखाना है कि तुम्हारे पाक मकामात की क्या बेहुरमती हो रही है। तुम्हारे मजहबी लोग जो हैं, नन्स हैं, फादर्स हैं, उनके ऊपर थूका जा रहा है। वहाँ सेटलर्स उन्हें लाते मारते हैं, उनकी पाक मकामात पर जाके थूकते हैं और फिर निकलते हैं आगे। ये उनको उभारना है कि देखो तुम्हारे मुल्क इसी हुकूमत के पीछे खड़े हैं जिसे इस्राएल कहते हैं, और तुम जिसको मानते हो उसके मकामात को, तुम्हारे उस मजहबी मकामात को ये किस तरीके से पामाल कर रहा है, ताकि कहीं ना कहीं इस्राएल का सपोर्ट उस तरफ से बंद हो, इस्राएल थोड़ा कमज़ोर हो, फिर देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं और एक अपील के साथ इस बुलेटिन को बंद करते हैं। हालांकि मैं आपको ताज़ा अपडेट्स देता ही रहूँगा, और अभी ये हाल है कि कुछ चीज़ें चल रही हैं। इसको लेकर ट्रंप ने जो है अभी बहुत सख्त बात भी कह दी है कि अगर डील नहीं हुई तो फिर हालात बिगड़ जाएंगे। और क्या कहा है एक्चुअली मैं बता दूँ, आई वुड रेदर मेक अ डील विद ईरान बिकॉज आई डोंट वांट टू किल पीपल, कि मैं ईरान के साथ डील करना ज़्यादा बेहतर समझूंगा क्योंकि मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, यानी ईरानियों को। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ चलती रहेगी। एक अपील है, आजकल फीवर बुखार ये सब वायरल बहुत फैल रहा है, कई दिन रहता है। अगर शुरुआत में आपने इलाज ना कराया अपना और अपने बच्चों का, कई दिन चलेगा। फिर ये होगा कि काम आप कम कर पाएंगे, लेट कर पाएंगे, किसी दिन आपको लगेगा कि छुट्टी ले लें। तो अपना ध्यान रखिए, दवा लीजिए। आपके बोलने में, आपके चलने में, आपके बैठने में, आपके काम करने की टेंडेंसी में, सब में फ़र्क पड़ेगा वरना, और काम का नागा होगा जैसे मेरा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, ना क्या सब्सक्राइब तो कर लीजिए।